नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चुनाव बिहार में है, चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि जब बिहार में चुनाव होते हैं तो केवल एक राज्य का चुनाव नहीं होता है, बल्कि कई समीकरण और कई राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला बन जाता है बिहार। वही हाल इस बार भी है। क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय दल चुनाव लड़ रहे होते हैं तो उसके नतीजे बहुत मायने भी रखते हैं, लेकिन इस बार किसके लिए क्यों नाक का सवाल है बिहार के चुनाव, वो आपको दिखाते हैं। जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। ये सरकार केंद्र से चल रही है, तो ये जो डबल इंजन है एक्चुअली सिंगल इंजन है, कोई डबल इंजन नहीं है। वो चेहरा है, वो चेहरा अभी है, अतीत में और रहेंगे। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, वोट चोर, गति चोर, वोट चोर। बिहार में फिर से सुशासन सरकार। बिहार को ये वरदान मिला है कि उसकी राजनीति देश के सत्ता और विपक्ष यानी दोनों पक्षों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है, क्योंकि यहाँ से निकला जनादेश देश का एजेंडा सेट करता है। इस बार भी ये चुनाव तय करेगा कि जातीयता, वादों और व्यक्तित्व के सामने जनता विकास को कितना महत्व देती है। आने वाले सालों में यहाँ उद्योगों का नया विस्तार होगा। बिहार के युवा को बिहार में ही काम मिलेगा। जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। सुशासन की सियासत के लिए ये चुनाव नाक की लड़ाई है। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। विरासत की राजनीति में खुद को साबित करने के लिए नाक की लड़ाई है। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। अब तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा, तो अपनी पत्नी को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब न धंधा करता है। बीजेपी के लिए चुनावों के नतीजे का संदेश दिल्ली की कुर्सी तक जाएगा, इसलिए ये चुनाव नाक की लड़ाई है। आरजेडी कांग्रेस के लोग घुसपैठियों को बचाने के सिवाय कोई काम नहीं कर सकते। घुसपैठिए उनके माए बाप बन गए हैं। लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। कांग्रेस के सामने खुद को विपक्ष का लीडर साबित करने के लिए नाक की लड़ाई है। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। ये चुनाव नाक की लड़ाई है परिवर्तन का दावा करने वाले जनसुराज के लिए। नीतीश कुमार जी 20 वर्ष यहाँ रहे, उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन अब बदलाव का समय है, सब लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार में एक नई सरकार चाहते हैं। ये चुनाव नाक की लड़ाई है छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। फूटा कांच कभी जुड़ता है, फूचा कांच कभी नहीं जुड़ता है। तो टूटा हुआ कांच को जोड़ने का लोग प्रयास कर रहे हैं, वो एकदम असंभव है। नया बिहार बनाने के लिए और बिहार के हर एक युवा नौजवान को नौकरी दिलाने के लिए संकल्प ले रखे हैं। और इस बार अगर सरकार बनेगी तो 2025 में हर एक युवा नौजवान को नौकरी और रोजगार की व्यवस्था तेजस्वी जी करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार यूनाइटेड एनडीए और डिवाइडेड महागठबंधन है। इस बार कतई महागठबंधन सरकार बनाना तो बहुत दूर, सरकार बनाने के आंकड़े के
कोसों दूर रहने वाला। नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और 15 साल की राजग की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उन सब के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बिहार चुनाव में खुद को साबित करने के लिए ये नाक की लड़ाई है। ये चुनाव राष्ट्रीय राजनीति और स्थानीय मुद्दों के बीच जनता के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जिसमें साम दाम दंड भेद की हर नीति को अपनाया जा रहा है। क्योंकि पता है कि अगर एनडीए ने जीत हासिल की तो ये दिल्ली की राजनीति तक ये संदेश पहुंचाएगा कि मोदी नीतीश की जोड़ी देश को पसंद है, जनता स्थायित्व और विकास को तरजीह दे रही है। अब बिहार के नौजवानों का एक वोट सुशासन को समृद्धि में बदलने का अवसर है। और इसलिए मेरे साथियों, आपके माता पिता ने जंगल राज से मुक्ति के लिए वोट दिया था। नौजवानों ने अब सुशासन से आके निकल करके समृद्धि के लिए वोट करना है, विकसित बिहार के लिए वोट करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। अगर महागठबंधन इस चुनाव में सत्ता तक पहुंचता है तो ये बिहार से निकला केंद्र सरकार के खिलाफ संकेत माना जाएगा और इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। राजनीतिज्ञों की नाक की लड़ाई के बीच ये चुनाव जनता के लिए अपने वोट की प्रासंगिकता बनाए रखने का भी चुनाव है। हर वोट पर घमासान है, हर सीट पर महाभारत और पूरा बिहार बन चुका है सत्ता का कुरुक्षेत्र। पहले हम एनडीए गठबंधन की बात करते हैं, जहां अब तक जेडीयू एक सीनियर पार्टनर के तौर पर नजर आता था। लेकिन इस बार के चुनावों से पहले जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो बीजेपी और जेडीयू ने 101 सीटें आपस में बांट ली, यानी कि एक संदेश देने की कोशिश हुई कि कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं, यहां पर बराबरी की पार्टनरशिप चल रही है। और इसीलिए नतीजे बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन सकते हैं। बिहार चुनाव सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत की भी दिशा तय करने वाला है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार से 40 लोकसभा की सीटें आती हैं और बिहार की जंग अब बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। ये चुनाव 2024 की लोकसभा जीत के बाद सबसे बड़े चुनावों में से एक है। दिल्ली महाराष्ट्र की जीत के बाद बीजेपी के लिए अगला लक्ष्य बिहार है। सवाल उठता है कि बीजेपी के लिए क्यों है बिहार विधानसभा चुनाव नाक का सवाल। बीजेपी के कई लक्ष्य हैं। चुनौती यह है कि उनके मास्टर प्लान के तीर क्या निशाने पर लगेंगे? क्या बिहार के नतीजे बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बनाएंगे? क्या ये जीत 2029 के रास्ते को आसान कर देगी? बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है। बीजेपी बिहार में पूरी ताकत झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 से 15 सभाएं करने वाले हैं। अमित शाह की सभाएं लगातार जारी हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का पूरा फोकस सिर्फ एक बात पर है, बीजेपी को बिहार की नंबर 1 पार्टी बनाना। फिर एक बार दरअसल बीजेपी के लिए यह चुनाव नाक का सवाल दूसरे कारण से भी है।
ये परीक्षा है मोदी मैजिक की भी। ब्रांड मोदी का जादू क्या बिहार में चलेगा? जनता क्या मोदी के नाम पर वोट करेगी? बिहार की राजनीतिक अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि अमित शाह ने बिहार को 40 क्लस्टरों में बांटकर चुनावी प्लान तैयार किया है। हर क्लस्टर में लोकल और नेशनल नेताओं की टीमें तैनात हैं। सारा डेटा, फीडबैक बूथ लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। लक्ष्य है 80 से 90% सीटें जीतना। भारत माता की। अगर यहाँ बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है तो इसके मायने सीटों से कहीं ज्यादा होंगे। बिहार की जीत को केंद्र सरकार की मजबूती बढ़ने के तौर पर देखा जाएगा। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। सीट बंटवारे से ये तो तय ही है कि अब बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू नहीं है। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है। चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। और अगर आपके विधायक ज्यादा हो गए तो? अभी भी ज्यादा है, अभी ज्यादा ही है। ये बहुत बड़ी हेडलाइन दे रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। अभी भी हमारे ज्यादा है, फिर भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। हाँ, जैसा पिछली बार तो आपने उनको बनाया था और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, ये मुझे फडणवीस जी ने भी इंटरव्यू में कहा कि नहीं वो कह रहे थे मत बनाओ, पर बीजेपी ने बनाया। क्या इस बार जो आपने महाराष्ट्र में किया, देखिए वो कर सकते हैं बिहार में? ऐसा है अंजना जी, राजनीति आपकी टीआरपी के लिए नहीं चल सकती। आप कह रही हो कि भाई आप ज्यादा आए तो क्या? मैंने कह दिया हम ज्यादा आए तो भी ये बने हैं। आपने पूछा आगे क्या होगा, तो मैंने प्रक्रिया समझा दी कि सभी विधायक बैठेंगे, सभी विधायक दल के नेता बैठेंगे, सभी दल बैठेंगे और तय करेंगे। बीजेपी की जीत ये भी साबित करेगी कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ जातियों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। अगर बीजेपी बाजी मारती है तो ये मैसेज जाएगा कि वोट अब जाति नहीं, विकास के नाम पर पड़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी और बिहार में नीतीश कुमार है। 20 साल हो गए नीतीश बाबू को और नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए। दोनों पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, 4 आने का भ्रष्टाचार। बिहार चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल इसलिए भी है क्योंकि बिहार में मिली कामयाबी ये भी बताएगी कि जनता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है। मतलब साफ है, जनता सिर्फ काम देखना चाहती है, न कि शिकायतें। बिहार के नतीजे का असर 2029 लोकसभा चुनाव तक रहेगा। अगर बिहार फिर से एनडीए के पाले में जाता है तो ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा संकेत होगा कि देश के सबसे अहम राज्यों में से एक पर एनडीए की पकड़ बरकरार है। बीजेपी के लिए चुनाव सिर्फ पटना की सत्ता का नहीं बल्कि दिल्ली की ताकत का भी इम्तिहान है। अगर बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं तो केंद्र सरकार के लिए ये भरोसे का वोट होगा कि जनता अब भी मोदी नीतीश की जोड़ी पर विश्वास रखती है। और अब बात जेडीयू या यूं कहें कि नीतीश कुमार की है, क्योंकि दांव पर उन्हीं की छवि लगती है। सुशासन की बात होती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय में घटनाएं हुई हैं, उस छवि पर भी सीधा सवालिया निशान है। दूसरा, 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद जो नतीजे होते हैं वो सीधे सीधे मैंडेट मुख्यमंत्री के उसी चेहरे पर हो जाते हैं। मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। एवं अखंडता रखूंगा। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 9 बार शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। सवाल अब 10वीं बार का है। पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार ने बिहार की सियासत में खुद को न सिर्फ बनाए रखा
बल्कि हर बार बदलते समीकरणों के बीच टिके रहे। लेकिन इस बार ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि साख का सवाल बन चुका है। जंगल राज के आरोप, पलटने के आरोप, बेरोजगारी और पलायन के सवालों के बीच फंसे नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव वाकई नाक का सवाल बन गया है। नीतीश कुमार ने पहला मुख्यमंत्री पद 3 मार्च 2000 को संभाला था, लेकिन सिर्फ 7 दिन। असली बदलाव 24 नवंबर 2005 से आया, जब उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद संभाला। तब बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाता था। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, विकास रुका हुआ था और जनता में निराशा थी। ऐसे में नीतीश ने सुधार और विकास का वादा किया और जनता ने भरोसा भी किया। सिक्योरिटी का आपको नहीं टेंशन होता है? ये हमारे 13.5-14 करोड़ माता बहने भाई बंधु सबका प्यार मिलता है, सब मेरे भाई हैं। और जब इतना लोग पुलिस प्रशासन नीतीश जी का ये सुशासन का राज, तो जब इतना सब कुछ हो तो फिर डरने वाली कहाँ से बात है? शुरुआती सालों में उन्होंने सड़कें बनवाई, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और यही काम उन्हें सुशासन बाबू की पहचान दिलाने में सफल रहा। लेकिन वक्त के साथ वो पहचान फीकी पड़ती चली गई। 20 सालों में नीतीश ने सियासी पलटबाजियों के कई अध्याय लिखे। 2005 से 2013 तक एनडीए के साथ, फरवरी 2015 से जुलाई 2017 तक महागठबंधन के साथ, जुलाई 2017 से अगस्त 2022 तक एनडीए के साथ, अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक महागठबंधन के साथ, जनवरी 2024 से अब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। लेकिन जनता अब ये सवाल पूछने लगी है, क्या बार बार गठबंधन बदलना जनहित है या सत्ता हित? अरे दल बदलू हो गया, सब किस पर विश्वास किया जाए? नहीं, नीतीश कुमार नहीं, वो तो खुद पलटू राम है। कौन पसंद है? नीतीश कुमार का काम पसंद है? नहीं, उसका काम पसंद नहीं है, तो पलटू है। इस बार जेडीयू का आरजेडी से 61 सीटों पर सीधा मुकाबला है, कांग्रेस से 21 सीटों पर मुकाबला है, लेफ्ट से 14 सीटों पर। 2020 में जेडीयू का आरजेडी से 71 सीटों पर मुकाबला हुआ था। आरजेडी 48 सीटों पर जीत गई थी। जेडीयू को सिर्फ 21 सीटों से संतोष करना पड़ा था और 2 सीटें अन्य के हिस्से में आई थीं। कांग्रेस के साथ 28 सीटों पर आमना सामना हुआ था और जेडीयू 17 सीटें जीत गई थी। कांग्रेस के हिस्से में 10 और अन्य को 1 सीट मिली थी, जबकि लेफ्ट के साथ 10 सीटों पर मुकाबला हुआ था। जेडीयू को सिर्फ 3 सीटें मिली, 7 सीटों पर लेफ्ट ने बाजी मारी थी। 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार फिर से मैदान में हैं, लेकिन इस बार उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं है। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। लंबे शासन के बाद सत्ता विरोधी लहर से मुकाबला करना है, बढ़ती बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर जवाब देना है। जनता को ये भरोसा दिलाना है कि जंगल राज नहीं लौट रहा। 20 साल में क्या विकास हुआ, जनता ये भी पूछ रही है। अस्पताल तो बना जाना पड़ता है, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार में सरकार बहुत डमाडोल है। न एक उद्योग लगा है, न एक कॉलेज खुला है, न एक पढ़ाई का अच्छा साधन है, न एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं मैम। नौकरी कैसे होगा? टेंशन होता है। ग्रेजुएशन पास है मैम। एक भी जितने भी पेपर लीक है, बीपीएससी पेपर लीक है, जो भी नौकरी है सारा पेपर लीक है। 2025 का बिहार चुनाव नीतीश के राजनीतिक जीवन का शायद सबसे कठिन इम्तिहान है। एक तरफ उनका पुराना जनाधार खिसकता दिख रहा है, दूसरी तरफ जन आकांक्षाओं का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विकास के मुद्दे पर अब जनता सवाल पूछ रही है, क्या वाकई बिहार बदल गया है? 5 साल सुशासन बाबू की सरकार बहुत अच्छा रहा, लेकिन तीसरे टर्म आते आते अब सरकार बुढ़ा हो गया है। अब जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है। उसको आगे नहीं बढ़ाया गया? नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ाया गया है। कुछ ऐसी चीजें जो सरकार की तरफ से की गई है पर बहुत छोटा सा चीज है। जैसे कि यहाँ पर एक रबर डैम बनाया गया है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर विष्णुपद मंदिर है, वहाँ पर बहुत सुंदर हो गया है। पर बोध गया प्रॉपर बोध गया की जब बात करते हैं तो इसके लिए अभी तक ऐसा कोई पहल नहीं किया गया है जो कि टूरिज्म का और विकास हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस लेवल का यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से ज्यादा तो डेवलप नीतीश कुमार जी राजगीर को करती है। और यहाँ बोध गया में टूरिस्ट आते हैं, बोलते हैं कि सुबह से शाम तक बोध गया का साइट सीन खत्म हो जाता है, हम लोग तो फ्लाइट करके वापस भी जा सकते हैं। यहाँ विदेशियों को रोकने की व्यवस्था ज्यादा नहीं है।
ट्रैफिक सिस्टम को अपग्रेड करना है। अच्छा। रोड्स जो सिटी के बाहर में है वो रोड चौड़ा चौड़ा होना चाहिए। ट्रैफिक जाम का समस्या बहुत बड़ा है टूरिस्ट के लिए। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी चुकी है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या सहयोग, हमने तो कुछ आपको संक्षेप में कहा, अभी आप देख लीजिए। जो इस बार के चुनाव में जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। नीतीश जानते हैं कि इस बार की लड़ाई विकास या गठबंधन से ज्यादा विश्वास की है, क्योंकि इतने सालों के शासन के बाद जनता अब ये तय करेगी कि क्या नीतीश कुमार अब भी भरोसे के लायक हैं या बिहार को अब एक नए नेतृत्व की जरूरत है। बढ़ती उम्र के इस पड़ाव में नीतीश कुमार सत्ता में वापसी करते हैं तो ये उनकी राजनीतिक रणनीति की सबसे बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर नतीजे उनके खिलाफ जाते हैं तो ये उनकी सियासत के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। नीतीश कुमार का हर फैसला, हर भाषण, हर वादा अब जनता की कसौटी पर है। बिहार चुनाव में बात आती है अब आरजेडी की, और आरजेडी की भी जब हम बात करते हैं तो बात तेजस्वी यादव की आ जाती है, क्योंकि उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, पूरा गठबंधन उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। यहां पर बात केवल वर्तमान की नहीं है बल्कि विरासत की भी और भविष्य की भी है, और इस मामले में कितना खरा उतरेंगे तेजस्वी यादव और कितना आगे ले जा सकेंगे महागठबंधन को, ये उनके लिए भी नाक का सवाल है। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था। और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं, तो ये कौन सा राज का? 30 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र हो गए। बिहार की राजनीति में इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं, साख का भी है, क्योंकि ये चुनाव आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के लिए सिर्फ एक और इलेक्शन नहीं बल्कि नाक का सवाल है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हार केवल हार नहीं होगी बल्कि भविष्य की राजनीति का फैसला तय करेगी। सत्ता चलती है काम से और जनता देखेगी काम। अगर काम अच्छा रहेगा तो श्योर है कि वो सरकार चुनेगी। अब उसमें तेजस्वी जी का भी भाषण तो बहुत अच्छा है और अब देखना है कि वो कितना कारगर हो पाते हैं विकास के क्षेत्र में, और वो एक युवा हैं। कभी बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाली पार्टी आज अपने अस्तित्व और जनाधार को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हम लोग FIR वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे? लालू प्रसाद यादव की विरासत अब पूरी तरह तेजस्वी यादव के कंधों पर है, लेकिन चुनौती ये है कि क्या वो लालू की विरासत को अपनी पहचान में बदल पाएंगे। तेजस्वी यादव के सामने इस बार 3 बड़ी चुनौतियां हैं।
पहली, पार्टी की साख बचाना, दूसरी, वोट बैंक को एकजुट रखना और तीसरी, जंगल राज की छवि से बाहर निकलना। पिछले चुनावों में महागठबंधन को उम्मीद थी कि युवा चेहरा और विकास का एजेंडा वोटों में तब्दील होगा, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं। 2020 में 71 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबला हुआ। आरजेडी को 48 सीटें मिली, जेडीयू को 21 और 2 सीटों पर किसी और की जीत हुई। वहीं बीजेपी और आरजेडी के बीच 61 सीटों पर मुकाबला हुआ। यहां बीजेपी बाजी मार गई। बीजेपी को 38 और आरजेडी को 21 सीटों पर जीत मिली। तेजस्वी यादव सरकार बनाने से बहुत दूर रह गए। इस बार जेडीयू से 61 सीटों पर सीधा मुकाबला है और 51 सीटों पर बीजेपी से सीधा मुकाबला है। सरकार बनाने के लिए स्ट्राइक रेट तेजस्वी को हर हाल में बढ़ानी होगी। इस बार तेजस्वी जानते हैं, अगर जनता का भरोसा नहीं जीता तो आरजेडी धीरे धीरे हाशिए पर जा सकती है। 2015 विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और लालू के बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और एनडीए के साथ फिर से सरकार बना ली। 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा और आरजेडी के साथ दोबारा महागठबंधन सरकार बना ली। तेजस्वी यादव फिर से उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव राजनीतिक परिपक्वता की परीक्षा है। उनके पिता लालू यादव अब सक्रिय राजनीति में सीमित है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूट चुका है और एनडीए पहले से ज्यादा संगठित है। तेजस्वी यादव एनडीए की ताकत जानते हैं, इसलिए रणनीति बदल दी है। इस बार उनका फोकस जाति समीकरण से ज्यादा युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर है। इन लोगों ने 20 साल तक राज किया है, 11 साल केंद्र में। बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा अगर पलायन किसी राज्य में हो रहा है तो वो बिहार है। महंगाई चरम पर है, ना कोई निवेश है, ना कोई कारखाना है। यहाँ लीची इतना ज्यादा होता, बताओ लीची के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन लोगों ने कितना खोला? कुछ किया लीची के लिए? किसानों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं करेंगे ये लोग, कुछ नहीं करेंगे। तेजस्वी जानते हैं, अगर रोजगार, पलायन और महंगाई जैसे मुद्दों पर जन समर्थन जुटा लिया तो वो जंगल राज की छवि को जन राज में बदल सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर एनडीए का चुनावी नैरेटिव एकदम स्पष्ट है। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों सुशासन बनाम जंगल राज की कहानी फिर से दोहरा रहे हैं। हर रैली में वही पुराना सवाल उछाला जा रहा है, क्या बिहार फिर पुराने दौर में लौटेगा? कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा, क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। बिहार ऐसी हालत में थी कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था। एनडीए के नेताओं के भाषणों में आरजेडी के लालू दौर का जिक्र बार बार हो रहा है। कानून व्यवस्था, अपराध और भ्रष्टाचार, ये 3 शब्द तेजस्वी के लिए हर बार सियासी कांटे साबित हो रहे हैं। कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है, अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया? कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं? तो ये कौन सा राज कहा जाए? किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है? कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आरजेडी के पास यादव मुस्लिम समीकरण की पारंपरिक ताकत तो है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो इस बार युवाओं और महिलाओं को अपने साथ जोड़ पाएगी?
क्योंकि बिहार की नई वोटर पीढ़ी लालू के दौर को सिर्फ कहानियों में जानती है और तेजस्वी उसी बदलाव की उम्मीद बनना चाहते हैं। तेजस्वी की कोशिश है कि वो भूतकाल की राजनीति से भविष्य की उम्मीद की तरफ बढ़े, लेकिन एनडीए की चुनौती बड़ी है और चुनावी रणभूमि कठिन। इसलिए कहा जा रहा है कि ये चुनाव आरजेडी के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि ये चुनाव आने वाले कई वर्षों के लिए बिहार की राजनीति का भविष्य तय करने वाला है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी सवाल बड़ा है, क्योंकि इस बार चुनावों की शुरुआत से ही ये देखा गया कि किस तरीके से उसने अपनी बैठकों से लेकर रैलियों तक पर काफी अपनी ताकत झोंकी है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ने यहां पर ताकत लगाई है, लेकिन उसका कितना असर दिखेगा ये भी उनके साख के सवाल से जुड़ रहा है। नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार की जनता की तो सुनवाई है ही नहीं, नीतीश जी की भी सुनवाई नहीं है। ये सरकार केंद्र से चल रही है। रैलियों का शोर, नारों की गूंज और भीड़ को हाथ का निशान दिखाते कांग्रेस के नेता। बिहार में सियासत का मौसम गर्म है, पर इस बार कांग्रेस के लिए ये चुनाव सिर्फ एक और चुनाव नहीं बल्कि साख का सवाल है। बिहार की सियासी जमीन पर कांग्रेस अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां जीत सिर्फ प्रतिष्ठा नहीं बल्कि अस्तित्व की बात है। लोकसभा में बेहतर परिणाम, सुखद परिणाम नहीं रहा है भाजपा के लिए, और वर्तमान में जो महागठबंधन है उसमें यदि आप एक तरफ देखिए तो SIR के नाम पर जो राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों मिलकर जिस तरीके से बिहार में पदयात्रा किए, घूमे, और जिस तरीके से राजनीतिक पिच उन्होंने तैयार किया राहुल गांधी ने, मगर फिर भी जनता उतनी उत्साहित नहीं है। कुछ बयान राहुल के ऐसे आए हैं जो भाजपा को उत्साहित किया है और राजद नेतृत्व को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। अभी देखना यह होगा कि तेजस्वी उसकी भरपाई किस तरह से कर पाते हैं। बिहार में कांग्रेस कभी सत्ता की धुरी हुआ करती थी, आज वही पार्टी चुनावी गठबंधनों के सहारे पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रही है। बिहार का चुनाव राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के लिए लिटमस टेस्ट है। यहाँ जनता सिर्फ वादे नहीं, विश्वसनीयता देख रही है। कांग्रेस की मुश्किलें 3 मोर्चों पर हैं। बिहार में संगठन कमजोर है, बिहार में कांग्रेस के पास चेहरों की कमी है, बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में शामिल तो है लेकिन उसकी सीमाएं तय हैं। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। 2020 में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली और अब 2025 में महागठबंधन के भीतर वोट शेयर और सीट दोनों बढ़ाने की चुनौती है। कांग्रेस का इस बार 29 सीटों पर बीजेपी से सीधा मुकाबला है, जबकि जेडीयू से 21 सीटों पर सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में जेडीयू से 28 सीटों पर मुकाबला हुआ था। कांग्रेस को 10 और जेडीयू को 17 सीटें मिली थी। 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। 37 सीटों पर बीजेपी से मुकाबला हुआ था। कांग्रेस यहां सिर्फ 7 सीटें जीत पाई थी। बीजेपी को 29 और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरों के बीच कांग्रेस के पास ऐसा कोई राज्य स्तरीय चेहरा नहीं है जो भीड़ खींच सके या अपनी राजनीति से बहस बना सके। लेकिन इस बार पार्टी की कोशिश है कि मुद्दों की राजनीति से वो अपनी पहचान दोबारा बना सके। जो इनका जंगल राज की बात थी आज वो सामने आ गई सबके। ये है असली जंगल राज, जहां चुनाव के बीच में नेताओं पर गोलीबारी हो रही है, नेता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या आपको उदाहरण चाहिए कि जंगल राज का। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 20 साल से सरकार चला रहे हैं और जब घोषणा पत्र जारी किए तो उनके पास 30 सेकंड नहीं था उस पर बात रखने के लिए। वो बात इसलिए नहीं रख पा रहे हैं कि उनके पास अपना काम गिनाने के लिए नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा कि कभी आरजेडी पे आरोप लगाया जाएगा, कभी जो है कांग्रेस पे आरोप लगाए जाएंगे, कभी महागठबंधन के बीच में जबरदस्ती का झगड़ा लगाने का प्रयास किया जाएगा और यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि गठबंधन में कोई गड़बड़ी है। महागठबंधन एकजुट है, एक मुस्त है। कांग्रेस के प्रचार में इस बार 3 मुद्दे प्रमुख हैं: रोजगार, महंगाई और पलायन। पार्टी का दावा है कि बीजेपी और जेडीयू के 2 दशक के शासन ने बिहार को विकास नहीं, निराशा दी है। 1947 से 1967 तक बिहार की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा रहा और सत्ता भी हाथ में रही। 1967 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस को झटका लगा जब गैर कांग्रेसी दल ने सरकार बनाई।
1972 में कांग्रेस ने फिर जीत दर्ज की, लेकिन 1977 में जेपी आंदोलन के बाद कांग्रेस कमजोर होती गई। हालांकि 1990 तक जोड़ तोड़ के जरिए कांग्रेस सरकार बनाती रही, लेकिन 1990 में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल के टिकट पर सत्ता संभाली और कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह टूट गया। आरजेडी को सपोर्ट करती रही और 2015 में पहली बार 10 से ज्यादा 27 सीटें मिली। फिर 2020 में 19 सीटों से संतोष करना पड़ा। कभी बिहार में कांग्रेस का हर ब्लॉक, हर पंचायत में संगठन था, आज वो संगठन बिखर चुका है। पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती अब है जमीन पर वापसी की। अल्लाह बरो ने अपने मन का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, अपने मन से पार्टी को चलाया, पार्टी ने अपने मन से जो है वो सारे कार्यक्रम तय किए। कहीं भी आरजेडी को विश्वास में लेकर जो है वो पार्टी का कार्यक्रम करने या फिर रणनीति बनाने की कोशिश नहीं की गई। इन तमाम चीजों के बीच जो कांग्रेस इस बार दिखाया कि नहीं, हम अपने बलबूते पर जो है हम बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी ताकत दिखा सकते हैं। और अगर इस बार फेल होते हैं तो फिर अब कांग्रेस शायद दशकों तक, आने वाले दशकों तक ये कोशिश नहीं कर पाएगी कि बिहार में हम अपना जनाधार फिर से वापस ले आए, फिर से समेट लें और फिर से जो है हम अपनी पार्टी को खड़ा कर लें। वो आरजेडी की पिछलग्गू बनकर आगे आने वाले चुनाव में भी रह जाएगी। महागठबंधन में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बड़ी मुश्किल से सीटें तय हुई हैं। 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट तक हो रही है। फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता है, फाइट होता है और फ्रेंडली फाइट का कोई गुंजाइश नहीं है। लड़ाई है, लड़ाई हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारी लड़ाई हकीकत में सुल्तानगंज में किसी से है ही नहीं और ये जनता मान चुकी है। हम क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे थे। 243 सीटें हैं। इतने बड़े महागठबंधन में 5-10 सीटों पर विवाद होना कोई नई बात नहीं है। किसी भी प्रदेश में अगर अलायंस होगा तो हो सकता है कुछ सीटों पर आप पर ना इत्तेफाकी हो, पर जो मीडिया में बहुत ज़्यादा ही आ गया, ऐसा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, गठबंधन का क्या होगा, ऐसी स्थिति है नहीं। तमाम काम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बिहार के युवाओं से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेरोजगारी और शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जनता अब सिर्फ भाषण नहीं, संगठन और रणनीति चाहती है। ये मैनिफेस्टो ऐसा है जो मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है, क्योंकि इतनी विस्तृत चर्चा के पश्चात बनाया गया है और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन सब का एक स्पष्ट निर्देश था कि वही कहो जो कर सको। तो इस मैनिफेस्टो में वही है जो किया जा सकता है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, विश्वास और वजूद की लड़ाई है, क्योंकि अगर इस बार भी नतीजे निराशाजनक रहे तो पार्टी के लिए बिहार की जमीन फिर से खो देना तय है। लेकिन अगर कांग्रेस थोड़ी भी बढ़त बना लेती है तो वो न केवल महागठबंधन में अपनी साख वापस पालेगी, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में आ जाएगी। बिहार चुनाव के सबसे नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर एक ऐसी पार्टी को लीड करते हुए आगे बढ़े जिसने ये निर्णय किया कि वो सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी गठबंधन किसी से नहीं करेंगे। दावे बड़े हैं, भीड़ बड़ी जुट रही है, लेकिन क्या असर वाकई रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इनके माँ बाप जब मुख्यमंत्री थे तो आदमी का छोड़िए जानवर का भी चारा ये लोग चोरी करके खा गया। अपने बच्चों के पीठ से अगर मजदूरी का बोरा हटाना है तो सबको स्कूल का बस्ता लेकर चलना होगा। मोदी का बात सुनकर बटन दबाए तो अगले 5 वर्ष भ्रष्टाचार में जीना पड़ेगा। अगर राजद के लोग जीत कर आएंगे तो फिर से अपहरण, रंगदारी, मारपीट, हत्या, लूट वही चीज होने वाला है। अगर बाहर जाकर मजदूरी नहीं करना है तो हर हालत में स्कूल का बस्ता छाप कर बटन दबाइए, लालू नीतीश मोदी से छुटकारा पाइए। वोट आया है, 5-10 हजार रुपया दे दिया महिला लोग को, सीधा सीधा घूस दे रहा है।
बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए कामयाब चुनावी रणनीतियां बनाने वाले प्रशांत किशोर ने अपने लिए कैसी रणनीति बनाई है? दूसरों के लिए प्लानिंग करने वाले पीके क्या अपने लिए कोई मास्टर प्लान बना पाए हैं? पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रशांत किशोर का चुनाव जीतने का रोड मैप क्या है? खुद चुनाव लड़ने से तो इनकार जरूर कर दिया, लेकिन अपनी पार्टी के लिए सुनहरे सपने सजाए पीके के लिए ये चुनाव इज्जत का सवाल है। एक ही नारा लगना चाहिए, जय बिहार, जय बिहार में आज जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो बहुत बड़ी है। बिहार जो बिहार में वो कुछ करें, वो जो जिस मतलब आप उसको एक आत्मविश्वास होता है और एक अहंकार होता है, तो प्रशांत किशोर आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा को मिटा चुके हैं। उनको वो जो आत्मविश्वास जिसको बताते हैं वो अहंकार में तब्दील हो चुका है, और वो अहंकार ये कहता है कि बिहार में हम सब कुछ बदल देंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। देख रहे हैं सीटों का घमासान, एनडीए जैसा बड़ा फॉर्मेशन, अभी तक उनको ये नहीं कल तक पता था कि कौन पार्टी कौन सीट लड़ रही है। महागठबंधन को अभी ये नहीं पता कि महागठबंधन में सहनी जी हैं कि नहीं है। ये डर इतना है कि जब तक हम लोग कैंडिडेट अपना रिलीज नहीं करते हैं, ये दूसरे लोग अपना कैंडिडेट नहीं जारी करते। ये पीके का इतना डर है। पीके के नाम का डर नहीं है, नहीं जनसुराज ये 3 साल से किए गए एक ईमानदार प्रयास का डर है। उस 30 साल की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से जो थके डरे हुए लोग रहे हैं, उनके सामने एक विकल्प होने का डर है, और कहीं ना कहीं बिहार की जनता एक विकल्प को देख रही थी जो उनके सामने दिख रहा है। प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वो उस वोटर को तोड़ पाएंगे जो सालों से एनडीए और महागठबंधन के बीच बटा हुआ है? क्या जनसुराज एक ऐसा तीसरा विकल्प बन पाएगा जो बिहार के लोगों को भरोसे में ले सके? बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद मजबूत है। यहाँ यादव, कुर्मी, पासवान, ब्राह्मण, भूमिहार, हर वर्ग की अपनी राजनीतिक निष्ठा है, और ऐसे माहौल में प्रशांत किशोर का विकास मॉडल कहां तक टिकेगा, ये परिणाम बताएगा। हाथ उठाकर बोलिए, लालटेन चाहिए, लालटेन का जंगल राज चाहिए। वह हर राष्ट्रीय पार्टी के घर में घुसकर उनके लिए काम कर चुके हैं, और जब उनके मन में यह विचार आया, देखिए वो कांग्रेस के लिए भी काम किए, भाजपा के लिए भी काम किए, जदयू के लिए भी काम किए, ममता बनर्जी के लिए भी काम किए हैं, और जब उन्होंने देखा कि मैं जब इतने को किंग बना सकता हूं, तो हम खुद किंग क्यों नहीं बन सकते। जनसुराज की रैलियों में भीड़ दिख रही है, लेकिन वोटों में वो भीड़ तब्दील होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार की जनता ने कई बार नए प्रयोग देखे हैं, लेकिन नतीजा अक्सर 2 पुराने खेमों के बीच ही तय होता आया है। अभी के लिए इतना ही। अनिमेश रंजन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।